रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम छात्रों के लिए व्याकरण से संबंधित चैप्टर को लेकर के आए हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम हिंदी व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को अधिक से अधिक जो मूलभूत विषय सामग्री है उसके बारे में हम बताएंगे कि हमें किस प्रकार से व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं और छात्रों को इसमें पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिस पुस्तक के पढ़ने से, जिस पुस्तक के पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध, हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो जिस पुस्तक के पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। तो हिंदी व्याकरण जिस पुस्तक के पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए, उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। के 5 भेद हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। यह तो हुआ हिंदी व्याकरण का भेद। इससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो हम सभी जानते हैं कि पूरे संसार में 3700 भाषाएं बोली जाती है। उनमें 1600 भाषाओं का जो प्रचलन है, जो व्यवहार है, वह हमारे देश में है, भारत में है। और भाषाओं के मामले में हम पूरी तरह से समृद्ध हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से परिनिष्ठित और सक्षम है, समृद्ध भाषा है और इसे संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कहा गया है। इस भाषा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि समय और काल परिस्थिति के अनुसार इस भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता गया। कभी यह पाली हुआ, कभी अपभ्रंश हो गया, तो कभी मगधी हो गया। कई प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका रूप परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर भी यह इतनी समृद्ध भाषा है कि इस भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना आसान नहीं है। हम अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी इतनी समृद्ध भाषा है, इतने अधिक इनमें शब्द हैं कि प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है वह अलग अलग है और उस प्रयोग के अनुसार वाक्य की सुंदरता, वाक्य की महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। हमें हिंदी को अपनाना चाहिए, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे उपेक्षित भाव से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर आज हिंदी है तो हम हैं, हिंदी नहीं है तो हम नहीं हैं। इस देश
के सांस्कृतिक विकास में, इस देश को जो आज़ादी मिली, इस देश में जो पुनर्जागरण आया, उस पुनर्जागरण में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम पूरे इतिहास को अगर पलट करके देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि चाहे वह भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो, भारत का सामाजिक परिवर्तन हो, भारत का सांस्कृतिक परिवर्तन हो, वो जो भी चीज़ें हैं वह हिंदी के कारण है। और हमें अपने बच्चों को शुद्ध हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें हिंदी में रुचि जगानी चाहिए, उन्हें कभी भी हिंदी से इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी में जो क्षमता है, हिंदी में जो क्षमता है, हिंदी अथाह सागर है, असीम है, अनंत है। लेकिन जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी ना तो असीम है ना अनंत है, वह सीमित है। हम हिंदी में अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अपने से बड़ों के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं, अपने से छोटों के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं। तो अब सोचिए कि वो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के द्वारा सबको एक समान कर देते हैं। यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है, इसलिए हिंदी को हमें पूरी गहराई के साथ समझना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि भाषा क्या है। हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया है, परिभाषा दे दिए, ये दे दिए। अब सवाल बहुत सारे जो छात्र हैं उनके मन में यह सवाल आएगा कि सर सीधे हिंदी व्याकरण शुरू कर दिए, तो पहले तो हमें भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ। तो भाषा क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो भाषा है। तो भाषा जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, उसे हम भाषा नहीं कर सकते हैं। भाषा वह है जो व्याकरण संबंधी नियमों से परिनिष्ठित होता है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा वही होगा, उसी ध्वनि को हम भाषा कहेंगे जिसका व्याकरण हो, जो व्याकरण संबंधी नियमों से बंधा हुआ हो। अन्यथा अगर हम सिर्फ आवाज़ को भाषा कहेंगे तब तो बहुत सारे जानवर भी बोलते हैं, तो उनको भी हम भाषा कह देंगे, क्योंकि जानवरों की बोली, पक्षियों की बोली जो है उसका कोई व्याकरण नहीं है। इस कारण से उनकी बोली को, उनके आवाज़ को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। हम जो बोलते हैं, इस पूरे संसार में जो मानव समुदाय बोलता है, उसकी वह बोली जो है वह भाषा है। तो भाषा व्याकरण संबंधी नियमों से परिनिष्ठित होता है। अब भाषा जो होती है वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मौखिक भाषा। जब हम बोल करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष, दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो यह मौखिक भाषा हुई। इसके बाद है लिखित भाषा। जब हम अपनी बातों को, हम अपनी भावनाओं को, चाहे वह किसी भी भाषा में हम लिखें, किसी भी लिपि में लिखें, तो जब हम अपनी बातों को या भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। इसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहते हैं जब हम संकेत के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब भाषा, किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए हम जिन प्रतीक चिन्हों का, जिन सांकेतिक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। अब अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां हैं। हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी को हम लिखते हैं तो हिंदी भाषा में हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।
संस्कृत भाषा के लिए भी हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां हैं, जिन लिपियों का हम उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियां हैं। जब जैसे अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा के लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पहले भाषा हुई, इसके बाद लिपि आया। तो अब आता है कि जब हम व्याकरण पर आ रहे हैं, तो हमने पहले ही बता दिया है कि जिस पुस्तक के पढ़ने से हिंदी शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब संस्कृत व्याकरण है तो जिस पुस्तक के पढ़ने से संस्कृत शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी है तो जिस पुस्तक के पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आ जाए उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का अपना व्याकरण है, सभी भाषाओं का अपना नियम है, जिन नियमों से वे बंधे हुए होते हैं। यदि किसी भी भाषा में नियम नहीं रहेगा, व्याकरण संबंधी नियम से बंधे हुए नहीं रहेंगे, तो वह भाषा अनियंत्रित हो जाएगी। तब उस भाषा का न तो शुद्ध रूप का हमें कोई पता चलेगा न अशुद्ध रूप का पता चलेगा। तो हिंदी व्याकरण के 5 भेद हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो अब सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत वर्णों के भेद, उच्चारण एवं आकार का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उसे वर्ण विचार कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या 52 है। एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि आज वर्तमान समय में हिंदी के कई ऐसे वर्ण हैं जिनको लुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने भी छात्र हैं या अभिभावक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस लुप्त होते वर्णों को बचाने का प्रयास करें। अब जो हिंदी के वर्णों का मानक रूप है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे जो पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं उनमें भी इस तरह की गलतियां पाई जाती है। यह बहुत ही टिपिकल चीज़ है और इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हमारे बच्चे वैसे ही लिखेंगे। इसलिए जितने भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषकर शिक्षकगण, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का मानक रूप क्या है। आज जो ट्रेंड चल रहा है, आज जो स्थितियां चल रही है, उसमें जैसे द्यो है, ज्यों है और संयुक्त वाले जो वर्ण हैं उनका जो प्रयोग हो रहा है वह बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, जिसका बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे उसी चीज को सीख रहे हैं, जिस कारण से ऐसे वर्ण जो हैं
वह हमें लगता है कि अगर इस तरीके से यह चलता रहा तो आने वाले समय में बच्चे को पता नहीं चलेगा कि यह वर्ण कौन सा है, वह वर्ण लुप्त हो जाएगा। तो उस वर्ण के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे अ है तो अ का शुद्ध मानक रूप यह है। अब ख है तो ख का शुद्ध मानक रूप यह है। दंत श लिखते हैं तो दंत श हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। इसके बाद है कि बहुत सारे पुस्तकों में जो विद्यालय लिखा जाता है, विद्यालय को इस तरीके से किताब में दे दिया जाता है हलंत दे करके। यह बिल्कुल ही गलत चीज है, इसका प्रयोग हम नहीं करें। अगर कोई इसका प्रयोग करवाते हैं तो इस पर तुरंत रोक लगा दें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर द्यो जो वर्ण है यह लुप्त हो जाएगा। विद्यालय का शुद्ध रूप होगा वो हर्षिकार द्यो आकार लो यो। फिर हम संयुक्त वर्ण क्यों बताते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण का क्या औचित्य रह जाता है? अब ज्यों है तो बहुत सारे किताबों में देखने को मिला है कि इस ज्यों के स्थान पर आधा गौ और यो लिख देते हैं और उसको टीचर सही कर देते हैं। यह भी बहुत मायने रखता है। तब तो जितने भी वर्ण हैं व्यंजन वर्ण, उनमें तो बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, तो सबको हम अलग अलग कर देंगे, हलंत लगा देंगे, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इसे सुधारना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है कि अब है कि संयुक्त जब भी आता है, जैसे मान लीजिए विद्वान लिखना है तो विद्वान का शुद्ध रूप ये हुआ विद्वान। बहुत सारे लोग विद्वान को लिखने में क्या करते हैं, विशेषकर शिक्षक गण बहुत ज़्यादा इसको गड़बड़ी करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। यह बहुत ही गलत चीज़ है। तब तो यह जो प्रणाली है, यह जो व्यवस्था है, यह जो नियम है, यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी शिक्षक गण इस तरीके से बताते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि उसे अविलंब स्टॉप कर दें, बंद कर दें। जो इसका मानक रूप है उस मानक रूप को हमें बताना चाहिए। अब बहुत से छात्रों को यह भी पता नहीं है कि नो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये बड़ी नो है, ये छोटी नो है और इसके बाद ये नो आता है टवर्गीय नो। इस तरह से हम 3 प्रकार के नो का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बड़ी नो छोटी नो का भी कोई अंदाजा नहीं है। हिंदी शुद्ध लिखने के लिए मात्रा का जो ज्ञान है वह बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर मात्रा का ज्ञान नहीं होगा उसे, तो उसे कभी भी हिंदी शुद्ध वह नहीं लिख सकता है और उसकी अशुद्धियां शब्दिन कायम रहेगी। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। यह हिंदी अंक है। प्राचीन जो भारतीय अंक था उसमें हमने लिखा। यह भी हमारे देश से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और यह अंग्रेजी का है। जो बच्चे ये नहीं जानते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगता है 5 और रॉ लिखा, प और रॉ लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, ये 5 है और ये 2 है और यहाँ पर 5 और 2 लिख दिए हैं, यानी ये 52 है। तो हिंदी भाषा में जो वर्ण है, वर्णों की संख्या 52 है। तो सबसे पहला जो भेद है हिंदी व्याकरण का वह है वर्ण विचार। तो व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा के वर्णों के उच्चारण, आकार एवं उसके भेदों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हम वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे, वर्ण के उच्चारण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है वर्ण क्या है। ऐसे बहुत सारे पुस्तकों में बहुत सारे लोग बताते हैं, जो कोई भी अगर परिभाषा है तो उसे सुलझे हुए रूप में, सरल रूप में होना चाहिए। तो वर्ण की बिल्कुल ही सरल और स्पष्ट परिभाषा है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब हम सबसे छोटी इकाई क्यों कह रहे हैं? अब सबसे छोटी इकाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से गद्यांश बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कमल, तो कमल में हम अगर इसे खंड करेंगे तो क अलग हो जाएगा,
मो अलग हो जाएगा, लो अलग हो जाएगा, फिर हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसी कारण से जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब जो वर्ण है, तो वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में 52 है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। अब है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है कि इसमें वर्णों की संख्या 52 है, जबकि अंग्रेजी में वर्णों की संख्या मात्र 26 है, 26 है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी भाषा में हम एक वर्ण में दूसरे वर्ण को जोड़ करके बहुत सारे वर्ण बना सकते हैं। जैसे के से क हुआ, के में एच जोड़ देंगे तो ख हो गया, जे में एच जोड़ देंगे तो झ हो गया, एच से हो गया, जी में एच जोड़ेंगे तो घ हो गया, एन और जी को मिला देंगे तो अंगो हो गया, एन से नो होता है, जी से गो होता है, ये दोनों को मिला दिए तो अंगो हो गया। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, इतनी समृद्ध है कि इस भाषा में दूसरे वर्ण के लिए दूसरे वर्ण का ही हम रूप लिखेंगे, दूसरे वर्ण को ही लिखना पड़ेगा। उसमें किसी भी दूसरे वर्ण को मिला करके हम उसका अलग रूप नहीं बना सकते हैं। अब सोच सकते हैं कि हिंदी कितनी समृद्ध है, फिर भी हम हिंदी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं और हमें यह बहुत ही कठिन लगता है। अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। इसलिए हमें हिंदी पर बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें जानकारी नहीं होती है। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। जो लोग हिंदी बोलते हैं वो अंग्रेजी वालों से अधिक समृद्ध हैं और हिंदी हमारा संस्कार है, इसलिए हमें अपने संस्कार का परित्याग नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी ज़रूरत है लेकिन हिंदी संस्कार है, इसलिए हिंदी को अपनाइए, हिंदी को आगे बढ़ाइए। तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो वर्ण है, तो वर्ण कहते हैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्ण 2 प्रकार के हुए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कहते हैं जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो, अपने आप हो, यानी जो वर्ण दूसरे वर्ण पर आश्रित नहीं रहता है, वह अपने आप में संप्रभु है, वह अपने आप में संपन्न है, उसे किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वर वर्ण वह चीज़ है, वह अपने आप में बहुत ही सशक्त है। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेकर ज्ञों तक जितने भी वर्ण हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जो संयुक्त वर्ण हैं वह हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, द्य, श्र। ये संयुक्त वर्ण है और हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छात्र इसको ध पढ़ते हैं, जबकि ध, द्य और घ ये सब में अंतर होता है। देखिए घ लिखेंगे तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, ध लिखेंगे तो ये कटा हुआ रहेगा, और द्य का रूप तो आप देख ही रहे हैं, इस प्रकार से होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी हिंदी मजबूत हो सकती है। तो जो वर्ण है स्वर वर्ण, वह दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोला जाता है, अपने आप में सशक्त है। और जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो, अपने आप हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो सबको बहुत ही बेहद पसंद आएगा, और हमें अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो अगला पार्ट है हिंदी व्याकरण का भी, और अब हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं अगले चैप्टर में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए भी हम अलग अलग टॉपिक को रखेंगे, और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें अंत तक, और
हमारा भी कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप जितना हमें कमेंट करेंगे, जितना हमें सुझाव देंगे, हम उसमें और उतना सुधार करते जाएंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो मैटर है वह आपको देने का हम प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।